So, hello Abhinav, thank you so much for giving your valuable time. Just, just 1 minute, sir. Just give me 1 minute. Let me set the camera. Just give me 1 minute. अभिनव, हम वन बाय वन क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि जितने भी Okay. बच्चे हैं उनका ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस हम ले पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स। हमारे साथ एक क्वेश्चन है राम कृपाल मौर्य का, जिनका ये कहना है कि उनका जो बच्चा है वो अभी टेंथ का एग्जाम दे रहा है। उसने अभी टेंथ का एग्जाम क्लियर किया है। तो अभी लोग कहते हैं कि 12वीं पास होते हैं उसको यूपीएससी का तैयारी कराना शुरू कर दो। तो क्या ये सही डिसीजन होगा कि बच्चे को अभी से डाल दिया जाए या उसको एक बार उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दिया जाए? No, I don't think ये सही डिसीजन होगा बिकॉज यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक मैच्योरिटी भी आई थिंक नीडेड होती है विच कम्स ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन। आई डोंट थिंक स्कूल टाइम में अगर आप पुश कर रहे हैं स्टूडेंट को बिकॉज प्रिपरेशन ही ओवरऑल इतनी ज्यादा हेक्टिक होती है कि स्टूडेंट जो शुरुआत में ही डर जाएगा देन ही विल नॉट प्रोग्रेस मच। ओके। एंड जो हम 11 ट्वेल्थ में सीखते हैं that ultimately works. So I think ग्रेजुएशन के टाइम से तो ठीक है बट स्कूल टाइम में आई डोंट थिंक ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे साथ संजना रानी का। इनका ये कहना है कि है। इनकी जो बेटी है वो भी इसने 12वीं का एग्जाम दिया है पीसीएम ग्रुप से। तो अभी अगर मान लीजिए उसको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो उसका बैकग्राउंड हम ह्यूमैनिटीज की तरफ ले जाएं या बच्चे को हम उसका बीएससी करने दें? See, जो यूपीएससी क्लियर करते हैं दे आर फ्रॉम ऑल द बैकग्राउंड्स, दे आर बीटेक, दे आर फ्रॉम बीएससी, दे आर फ्रॉम बीए। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि उसे आगे क्या परस्यू करना है। इफ शी वांट्स टू परस्यू humanities, then there are better options. They can change stream because even I gave my 12th from PCM, but after that मैंने भी चेंज किया था ह्यूमैनिटीज में इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ठीक है, अगर स्टूडेंट करना चाहे तो कर सकता है, नहीं भी करेगा तो बैकग्राउंड का अपना इशू होता नहीं है यूपीएससी में। एक क्वेश्चन लेते हैं राम बाबू का। इनका ये क्वेश्चन है कि इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है बेटी है। बेटे को इन्होंने बेसिकली डाल रखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तैयारी करने के लिए। बट एक कंसर्न ये है कि जो बिटिया है उसके साथ सुरक्षा का मुद्दा हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि पढ़ाना नहीं चाहते, पढ़ाना चाहते हैं अपने बेटे को। तो क्या जरूरी है कि उसको कोचिंग में रखा जाए या घर में अगर उसको क्या चीजें ये रिकमेंड कर दी जाए कि वो अपना घर से तैयारी कर ले? आई डोंट थिंक कि कोचिंग बहुत नेसेसरी है बिकॉज मैंने भी कोचिंग नहीं की है, सेल्फ स्टडी से ही प्रिपरेशन करी है सारी। तो कोचिंग उतनी नीडेड नहीं है। अगर डिवाइसेस है लाइक लैपटॉप है, मोबाइल है, तो घर से ही प्रिपरेशन हो सकती है, नो इशू इन दैट। चलिए अब कुछ बिगनर्स के क्वेश्चन लेते हैं, कुछ बच्चों के सवाल लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं दिवाकर का। दिवाकर का कहना है कि 2 साल हो गया हमको जो है तैयारी करते, और सबसे पहले बात आती है एनसीईआरटी पढ़ने की। और मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। इसके बाद भी जब मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी का तो मेरे से गलत हो जाता है। तो क्या एनसीईआरटी पढ़ने का कोई तरीका है जो मैं मिस कर रहा हूँ, या ये सिर्फ और सिर्फ एक र्यूमर है कि एनसीईआरटी पढ़ी जानी चाहिए? आई थिंक एनसीईआरटी कुछ सारी तो नहीं मैंने पढ़ी है बट कुछ एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। लाइक इफ आई से ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम 6 to 12। इकोनॉमी की 11th क्लास की एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री की जो 12th की नई एनसीईआरटीज है वो इम्पोर्टेंट है, 3 बुक्स है, दे आर इम्पोर्टेंट। सो वो आपको बार बार पढ़नी है, रिवाइज करनी है, उससे क्वेश्चंस आते भी हैं। अगर क्वेश्चन फिर भी गलत हो रहा है देन रिवीजन का इशू है आई थिंक। तो एनसीईआरटी सारी तो नहीं बट जो मैंने अभी आपको बताई वो इम्पोर्टेंट है। उन्हें आपको पढ़ना भी और आपको रिवाइज भी करना है बार बार। एंड रिवीजन इज उसका द की। अगर बार तरीका बार गलत हो रहा है तो मतलब ओके। क्या एनसीईआरटी से नोट्स वगैरह बनाए या कैसे? सी आई डोंट थिंक नोट्स इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी से, बट आप क्या कर सकते हैं, पहली बार में आप उन्हें पढ़ें तो एक ओवरव्यू आ जाता है कि व्हाट इज इन द बुक। बट सेकेंड टाइम में उन्हें आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर टाइम लग भी रहा है कोई इशू नहीं है उसमें। देन आप आफ्टर थर्ड और फोर्थ इटरेशन यू विल फाइंड दैट आपका रिवीजन का टाइम भी कम हो जाएगा एंड दैट विल अल्टीमेटली वर्क। आई थिंक एक दो बार पढ़ने के बाद 3 4 बार रिवीजन बहुत जरूरी है। मीनू का क्वेश्चन लेते हैं अभिनव। मीनू का कहना है कि अभिनव सर, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पीवाईक्यू एनालिसिस में। सब लोग कहते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस करो, तो उसमें बेसिकली करना क्या होता है? ओके।
See, that's a very good question. I mean, even I faced this problem. So in PYQ analysis, what we do, just read the question and then all जो four options दिए गए हैं, just try to learn about those four options also. Like in history, usually it happens then PYQs के जो options होते हैं, उनसे next time question frame होके आ जाते हैं. तो आप पहले क्वेश्चन को समझें एंड देन जो ऑप्शंस हैं उनके पीछे की बैकग्राउंड थोड़ा जानना बहुत जरूरी होता है. So both that you can take the help of internet और बहुत सारी पीडीएफ कंपाइलेशंस भी नेट पर अवेलेबल है. वो आपको पढ़नी है, ज्यादा पीछे नहीं जाना है. जस्ट गो फ्रॉम 2015, आई थिंक 10 इयर्स का इनफ हो जाता है. अच्छा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो क्या हमें सिलेबस पे स्टिक रहना है? और जो जनरली टॉपर्स कहते हैं कि सिलेबस देखो, तो सिलेबस में क्या देखना जाना चाहिए और किस तरीके से देखा जाना चाहिए? सिलेबस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक यूपीएससी सिलेबस से ही पूछता है क्वेश्चंस. फॉर प्रीलिम्स यू हैव टू रीड द सोर्सेस. कहाँ से आ जाएगा, यू मतलब आएगा तो सिलेबस से ही, बट आप उसमें कंफाइन नहीं कर सकते. बट फॉर मेंस, द वॉट एवर टॉपिक्स यूपीएससी हैज रिटन, पूरा क्वेश्चन सब कुछ उसी से फ्रेम होता है. सो फॉर द सिलेबस आई आई कैन से कि आप सिलेबस को देखिए एंड देन जो आपके पास सोर्सेस है, आप उन्हें देखिए कि उसमें वो टॉपिक कवर हो रहा है या नहीं. बहुत ब्रॉड डीप में नहीं जाना है. हर एक टॉपिक के दो, आई थिंक वन पेजर आपके पास ए फोर तैयार होना चाहिए फॉर द मेंस. एंड फॉर द प्रीलिम्स जो भी डिफरेंट सोर्सेज हैं आप उन्हें पढ़िए, उन्हें प्रैक्टिस करिए, उससे हो जाता है. एक क्वेश्चन लेते हैं बुलबुल का। इनका ये कहना है कि ना तो मेरी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से नहीं हुई, मेरी हिंदी माध्यम से पढ़ाई हुई और जितना भी था वो गवर्नमेंट कॉलेजेस से हुए, तो इस वजह से मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, तो उसमें ग्रामर इस लेवल पे इनकी त्रुटि होती है। अब आगे अगर ये यूपीएससी की तैयारी हिंदी में करती है तो हिंदी भी अच्छी नहीं है और हिंदी में कंटेंट भी नहीं है, तो क्या इनको इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो जाना चाहिए, या अगर हिंदी में ही काम करें तो फिर अपनी हिंदी को ठीक करें, कैसे करें? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. लाइक अगर आप कॉन्फिडेंट है इंग्लिश में स्विच करने के लिए, तो देर इज नो इशू इन स्विचिंग दैट. बिकॉज हिंदी में भी कई मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, सो फॉर हिंदी मीडियम मुझे उतना ज्यादा आइडिया है नहीं. बट फॉर इंग्लिश मीडियम आई कैन से कि चीजें सोर्सेस ज्यादा अवेलेबल है और तैयारी आसान हो जाती है. बिकॉज अगेन आई सेड टेस्ट सोर्सेस बुक्स सारा इंग्लिश में अवेलेबल है. बट हिंदी में भी ऐसा नहीं है लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं. बट हिंदी के लिए काफी कन्फाइंड है एज फार एज आई नो. बहुत ज्यादा आइडिया मुझे इस इशू पे तो नहीं है मैम. अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं ऋषभ का। ऋषभ का ये कहना है कि जैसे जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमको आंसर लिखना शुरू कर देना चाहिए? यस, आई मीन पहले दिन से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है. लाइक कई लोग बोल देते हैं पहले दिन आप लिख ही नहीं सकते हो. तो सबसे पहले आप सारे सोर्सेस कवर करें एंड देन आप उसे रिवाइज करें. एंड देन जब व्हेन यू थिंक दैट नाउ मेरा रिवीजन एक दो बार हो गया है, देन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स. आंसर राइटिंग एक बहुत ओवर हाइप चीज है एज फार एज आई थिंक. बिकॉज मैंने आंसर राइटिंग जो थी, that I started after the prelims and I easily managed to clear the mains. तो ऐसा कोई इशू नहीं है. बट यस, अगर आप आंसर लिखे ही जा रहे हैं, आप उस पर इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप अगर सोर्सेस को रीड नहीं कर रहे हैं, देन आई थिंक कि वो वर्क नहीं करता है. तो आप पहले अपने सोर्सेस को पढ़ें, रिवाइज करें एंड देन आंसर लिखें एंड देन जो मॉडल आंसर्स होते हैं कोचिंग के, उससे अपने जो नोट्स है उसे अपग्रेड करें. दैट्स द सिंपल प्रोसेस है. प्रिया गौतम का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट कोचिंग्स हैं वो क्या हेल्पफुल रहेंगी मेरे लिए, या फिर मुझे कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके कोचिंग्स की तरफ जाना चाहिए? सी, कोचिंग करना नेसेसरी नहीं है एग्जाम के लिए. आई टोल्ड यू कि मैंने कोचिंग नहीं की है बट फिर भी मेरा हुआ. सो आई थिंक कोचिंग करना बिल्कुल नेसेसरी नहीं है. आप जैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर कहीं से आपको हेल्प मिल जाए, देन व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैंने बुक सारी खरीद ली थी. तो मैं जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आता था, मैं यूट्यूब पे उसको देख लेता था, उसका नेट से कहीं से पढ़ लेता एंड देन अगेन आई यूज्ड टू कम बैक टू माय बुक्स. तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप कोचिंग एक्सपेंसिव करें ही करें उससे पेपर निकलेगा. अगर आपको कहीं से भी हेल्प मिल रही है ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, आप उससे करके अल्टीमेटली बुक से ही सारा होना है. बहुत ज्यादा किसी पर रिलाई रहते एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता. रंजना का क्वेश्चन लेते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, और जब मैगजीन आती है तो क्या हमको न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना चाहिए या नहीं, और बनाए तो नोट न्यूज़पेपर से क्या नोट करें?
जी, खुद से कि न्यूज़पेपर तो जरूरी है। न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से इग्नोर नहीं करना चाहिए, मैंने कभी नहीं किया है। मैं एंटायर प्रिपरेशन आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, है ना। बट पर्टिकुलरली इंडियन एक्सप्रेस मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है, लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। एंड देन फॉर द मैगजीन, सी मैगजीन अगेन बहुत ओवर हाइप चीज है। मैंने एंटायर प्रिपरेशन में किसी कोचिंग की कोई मैगजीन नहीं पढ़ी है कभी। my entire preparation I used to rely on the newspaper। न्यूज़पेपर में डेली पढ़ता था, एक पढ़ता था, दो पढ़ता था। ड्यूरिंग माई मेंस में एक्सप्रेस, हिंदू दोनों पढ़ता था। इंटरव्यू के टाइम पे मैं तीन न्यूज़पेपर पढ़ता था। बट मैगजीन आई वुड से कि अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, सी मंथली मैगजीन तो यार इग्नोर करो, उसमें अननेसेसरी पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं वो लोग। तो आप क्या कर सकते हैं, जो ईयरली कंपाइलेशन है किसी कोचिंग का वो पढ़ सकते हैं, वो छोटा भी होता है। अगर लेकिन अगर आपने अगर न्यूज़पेपर पूरी साल किया है तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। एंड इफ यू वांट टू मेक द नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, देन फर्स्ट आपको सिलेबस सारा पता होना चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आप इजिली अपने काम की चीज पिक कर सकते हैं। बट मैंने कभी न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाए। तो आई वुड से कि आप न्यूज़पेपर फॉलो करें। एंड देन जब एग्जाम आता है, लाइक जो पीटी आती है, आप उसे साल भर का कंपाइलेशन, मेंस के टाइम का साल भर का कंपाइलेशन वो पढ़ के आप रिवीजन कर सकते हैं। दैट्स सफाइस। एंड ओवरऑल एग्जाम स्टैटिक से ही निकलता है। करंट इज लाइक कोरिएंडर ऑन द डिश, सिंपल। अच्छा, रवि का क्वेश्चन लेते हैं कि सर, हमने सुना है कि हमें न्यूज़ सुनते रहना चाहिए, जैसे संसद टीवी, डीडी न्यूज़। इससे जो है बैलेंस बना रहता है। तो क्या हर दिन न्यूज़ सुनना जरूरी है या कभी कभी इसको स्किप किया जा सकता है? बिल्कुल स्किप किया जा सकता है। आप पहले बुक्स पढ़ें अपनी सारी, एंड देन न्यूज़पेपर पढ़ें। एंड देन जो डिबेट्स आती थी, मैं इम्पोर्टेंट डिबेट्स जो होती थी मैं उसको देखता था, मैं सारी तो नहीं देखता था। लाइक एक संसद टीवी पर कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गया, कुछ एआई से रिलेटेड जो मुझे अपने ट्रेडिशनल सोर्सेस में नहीं मिल रहा है, वो मैं देख लेता था। रवि अग्रहरि का क्वेश्चन है कि जो है, आप जब हम आंसर लिखना शुरू करते हैं तो जनरली कहा जाता है कि इसमें आप फिगर बनाइए। तो आंसर राइटिंग में फिगर का कितना सिग्निफिकेंस है, और फिगर बनाने से क्या कहना चाहता है यूपीएससी? फिगर में दरअसल हमसे क्या अपेक्षित है यूपीएससी को? फिगर बनाना चाहिए ऑफ कोर्स, बट फिगर वो होना चाहिए, वो ऐड करना चाहिए कंटेंट में। जो आपने कंटेंट लिखा है, इट शुड बी एडिशन टू दैट। इट शुड बी नॉट बी लाइक कि आप पेज भरने के लिए ही फिगर बना रहे हैं। तो अगर कोई मैप है आपके माइंड में आ रहा है, कोई डायग्राम ज्योग्राफी से रिलेटेड या कुछ भी आ रहा है, बना लो, देयर इज नो इशू इन दैट। बट अननेसेसरली ये नहीं दिखना चाहिए कि आपको कंटेंट नहीं आ रहा है, आप यू आर ट्राइंग टू सुपर इम्पोज द डायग्राम्स ऑन द आंसर। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक वो अननेसेसरली नहीं बनाने चाहिए। प्रिया का एक और क्वेश्चन लेते हैं। इनका ये कहना है कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो क्या हर दिन एक आंसर, दो आंसर लिखने जैसा कोई नियम बना के आप चले थे, और या आंसर राइटिंग को लेकर के कुछ ये फोबिया है, जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाए तब हम आंसर राइटिंग करना शुरू करें? दूसरा, इनका ये भी कहना है, ये कैसे पता चलेगा कि जो हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, अगर हमारे पास कोई जो है इवेलुएटर ना हो? सी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डेली आंसर राइटिंग मैंने तो नहीं की थी। मैं टेस्ट लिखता था मेंस में, आठ, आई मीन वीकली लिखता था टेस्ट। तो वो आप कर सकते हैं। अगर हाँ, अगर आपका इवेल्युएटर कोई नहीं है, तो द वे टू जज इज दैट जो टॉपर्स कॉपीज अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पर, आप उनसे कंपेयर करें। आई यूज टू डू दैट। जो टॉपर्स कॉपी अवेलेबल थी उनके टेलीग्राम चैनल्स पर या फिर कोचिंग की वेबसाइट पर, उन्होंने डाउनलोड करके एक साथ एक ही कॉपी रखता था, एक साइड अपनी कॉपी रखता था। एंड आई यूज टू सेल्फ इवेल्युएट। एंड अल्टीमेटली ये जो सेल्फ इवेल्युएशन है, इट वर्क्स। तो अगर आप सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, देयर इज नो हार्म इन दैट। मेधा सिंह का क्वेश्चन लेते हैं कि सर, जैसे जैसे हम देते देखते जा रहे हैं एग्जाम में, अभी हमने अपियर नहीं किया है, लेकिन जो सी सैट है वो टफ होता जा रहा है डे बाय डे, और सी सैट की जनरली कोई बात नहीं करता। सी सैट की तैयारी कैसे की जाए, जबकि मेरा मैथ्स भी बहुत वीक है और आरसी में लोग श्योर नहीं रहते? सी सी सेट अल्टीमेटली टफ हो रहा है आई वुड से। तो सी सेट पढ़ना पड़ेगा, आई मीन इसे इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो मैंने सी सेट में बहुत अच्छा स्कोर किया था, 100 स्कोर किया था लास्ट ईयर। तो सी सेट में व्हाट अल्टीमेटली वर्क्स ऑन मी कि मैंने जो यूट्यूब पर जो एसएससी सीजीएल वगैरह के टीचर्स हैं, जहाँ
मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैंने उनकी वीडियोस देखना चालू कर दिया था। उनकी वीडियोस देखता था और उससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था मैथ्स और रीजनिंग में। उसके बाद मैंने सारे, आई मीन पास्ट 6-7 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2-3 बार किया था मैंने। उसके बाद जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके लिए आपको जो अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के यूपीएससी के, उन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। मैं डेली दो दो तीन तीन किया करता था जब मेरा प्रीलिम्स आने वाला था। तो डेली दो दो तीन तीन किया करता था। तो तो वो अल्टीमेटली वर्क कर जाता है। एंड सीसेट में आपको मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे, लाइक फॉर फॉर प्रीलिम्स ऐसे कि आप जीएस का मॉक टेस्ट ना करो चल जाएगा, बट अगर हम्म। सीसेट का नहीं करोगे, दैट विल नॉट वर्क। सीसेट अल्टीमेटली एक ओके ओके। नहीं, एक अंशु का क्वेश्चन लेते हैं इसी उसमें क्रम में कि सर लगातार केवल सी सैट नहीं, जीएस के भी पेपर टफ हो रहा है, जो कि जो रैंक मतलब जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी इसी क्रम में नीचे देखी जा रही है। तो कैसे पता चलेगा कि इतने क्वेश्चन हमको सेव कर देंगे, और इसका निर्णय हम एग्जाम के दिन में, एग्जाम के ड्यूरेशन में हम कैसे लें कि लगभग कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूं। ओके, तो आप उसके लिए क्या करें, सबसे पहले अपने सारे, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। जितने सोर्सेस हैं वो आपको सारे कंप्लीट करने हैं। एंड देन आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के टेस्ट, जो कोचिंग टेस्ट फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है, आपको टेस्ट सीरीज करने की कोई नीड नहीं है, आप उनको सॉल्व करें। एंड आई थिंक 80 इज अ गुड नंबर टू क्लियर द कट ऑफ। बट अगर आप 70 क्वेश्चन करते हैं, तो आई थिंक कि क्लियर कट ऑफ नहीं हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। जो हमें लगता है सही है वो गलत हो जाता है, जो लगता है कि नहीं आ रहा है वो कभी कभी सही हो जाता है। बट दैट डजेंट मीन कि मैं कह रहा हूँ कि आप गैस करने लगे हैं। गैस इज फुल विद लॉजिकल, राइट? आपने पढ़ा है, आपका जो बैकग्राउंड है, आप उसके बेसिस पर आंसर को टिक करें। आई थिंक फॉर मी 80 इज अ गुड नंबर, 80 to 85। फॉर सम इट इज 90, फॉर सम इट इज 85। बट वो आपको कैसे करना है, वो आपको टेस्ट करने हैं। एंड देन टेस्ट से रियलाइज करना है कि मैं अगर 80 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरे 95 नंबर आ रहे हैं, ठीक है मैं अपने एग्जाम में 85 करूंगा। तो दैट आपको 2-4 टेस्ट करने होंगे, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कितने अल्टीमेटली अटेम्प्ट करने चाहिए मुझे क्वेश्चन। राहुल का क्वेश्चन लेते हैं कि सर आपका ऑप्शनल क्या है, और ऑप्शनल चुनने के पहले हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखकर ऑप्शनल चुनना चाहिए, और उसकी सही तैयारी कैसे की जाए। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। तो ऑप्शनल को फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन जो चूज करने का तरीका है, पहले तो ये कि आपका बैकग्राउंड क्या है। सेकंड इज दैट कि आपका इंटरेस्ट क्या है ना? अगर आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है, हिस्ट्री अच्छा लगता है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे पढ़ें। एंड थर्ड थिंग इज कि स्कोर कहाँ जा रहा है। लाइक फॉर नाउडेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिलोसफी में उतना अच्छा स्कोर मुझे नहीं लग रहा आ रहा है, साइकोलॉजी में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे ऑप्शन के लिए आई थिंक अवॉइड करें। बट जो पीएसआईआर है या हिस्ट्री है या फिर सोशियोलॉजी है, तो एक ये भी ये 3-4 चीजें आई थिंक कंसीडर करनी चाहिए हमें ऑप्शन से पहले। एंड ऑप्शन का राइट वे ऑफ प्रिपरेशन ये है कि आपको जो सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन्हें तैयार करना है। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑप्शनल में रिपीट करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो थीम्स रिपीट करते हैं उनके। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहले, आई डोंट थिंक कि बुक्स जो है बहुत सारी, उनके साथ जाना राइट ऑप्शन होता है, बिकॉज कोई भी बुक किसी भी ऑप्शनल की पूरा सिलेबस कवर नहीं करती है। तो फॉर दैट कुछ चीजें हम बुक से पढ़ सकते हैं, कुछ चीजें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका जो मटेरियल फ्री अवेलेबल है मार्केट में, हम उनसे चीजें कर सकते हैं। और उससे अपने शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑप्शनल इतना बल्कि हो जाता है, फिर मेंस में इतना गैप नहीं होता है कि हम उसे रिवाइज कर लें। तो आप शॉर्ट नोट्स के बना लीजिए। एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी है ऑप्शन के लिए करना। वो रिपीट होते हैं, उसके थीम्स रिपीट होते हैं। श्रुति का सवाल है, अभिनव पर्सनली आपके लिए वो पूछ रही हैं कि आप आईएएस या इस फील्ड में क्यों आए, आपके पीछे, उसके पीछे का मोटिवेशन क्या था, और ड्यूरिंग द जर्नी कितने अप्स डाउन्स आए, और उससे आप कैसे उभरते चले गए, क्योंकि हर दिन मोटिवेशन बनाए रखना पॉसिबल नहीं होता। फॉर दैट मेरी जर्नी उतनी लॉन्ग है नहीं यूपीएससी में। मैंने 2000, टू बी वेरी प्रिसाइज, 2023 की स्टार्टिंग में तैयारी स्टार्ट की थी। तो मुझे तो बहुत अर्ली यहाँ सक्सेस मिल गई है। तो आई वुड नॉट से बहुत अप्स एंड डाउन्स थे यहाँ मेरे लिए। बट यस, मोटिवेशन तो यही था, पेरेंट्स, लाइक मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पापा मुझे डेली बाइक से, मेरे स्कूल बहुत दूर है मेरे घर से, लाइक 24-25 किलोमीटर,
तो छोड़ते थे। तो अल्टीमेटली 7-8 साल मैंने ऐसे ही स्कूलिंग करी है, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। तो अल्टीमेटली ये तो मोटिवेशन था ही एक। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि अप्स एंड डाउन से रिकवर हमें खुद ही करना है। तो फॉर दैट द बेस्ट वे इज आप एक्शन लें। अगर आप ऐसे ही बैठे हुए हैं तो ओवर थिंकिंग एंड देन यू जस्ट कीप रिवॉल्विंग कि क्या होगा कैसे होगा। द बेस्ट इज स्टार्ट, गेट स्टार्ट, आप स्टार्ट करें छोटे छोटे स्टेप्स में। एंड देन उससे आप कभी बड़ा टारगेट अचीव होता है छोटे छोटे स्टेप से। व्हाट आई बिलीव कि अगर आपको एक महीने का टारगेट कुछ है तो आप उसे ब्रेक करें वीक्स में एंड डेज में। आप जब डेली वर्क करेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई एम वर्किंग, आई विल क्लियर दिस एग्जाम। एंड अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में होते हैं। अल्टीमेटली रिकवर ऐसे ही कर सकते हैं कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। अगर आप ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स एक साल इसमें डाल चुके हैं, 1-2 साल, देन अल्टीमेटली आई वुड थिंक कि पीछे जाने का कोई बहुत मतलब नहीं बनता है। एंड प्लीज आप जो भी आप कर रहे हैं प्लीज गिव योर 100%। लाइक यूपीएससी में एज निकल जाती है एंड यू डू नॉट रियलाइज कि 25-26, आई मीन ये तो बहुत कम बता रहा हूँ, 28-29 साल का वो का पर्सन हो जाता है, पता भी नहीं चलता है उसे। तो अल्टीमेटली आपको बहुत कमिटेड रहना है बिकॉज कंपटीशन बहुत है। लाइक लोग, आप अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोई 8 घंटे भी पढ़ रहा होगा। तो अल्टीमेटली जो भी है आप गिव योर 100%, दैट्स ऑल, दैट्स आई नो। संदीप पाटिल का ये कहना है कि मैंने ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं और दोनों बार में ही मेरा चयन नहीं हुआ है। तो अब मुझे इस चीज को लेकर डर लग रहा है कि आगे मैं प्रिपरेशन करता रहूं या मैं प्लान बी की तरफ जाऊं, और प्लान बी अगर रखूं तो क्या। ओके, सी प्लान भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में तो मैं नहीं कहूंगा प्लान भी होना चाहिए। बट अगर थर्ड या फोर्थ, आई मीन थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है, फिफ्थ अटेम्प्ट है, देन आपको बैकअप रखना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज कि आप अभी थर्ड अटेम्प्ट है, सेकंड ही हुआ है, आप एक अटेम्प्ट दें। एंड उसके अलावा आप जस्ट यस यू हैव प्लान बी। सो फॉर मी द प्लान बी वाज कि ठीक है मैंने डीयू से ग्रेजुएशन ऑनर्स किया हुआ है, आई विल गो फॉर द पीएचडी एंड ट्राई फॉर द प्रोफेसर। फॉर मी दिस वाज द प्लान बी। अकॉर्डिंगली आप भी अपना प्लान भी डिसाइड कर सकते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। एंड स्टेट पीसीएस इज अ गुड प्लान बी। लाइक यूपी हम्म। पीसीएस सिलेबस है, वो यूपीएससी से बहुत मैच करता है। तो आपका वो प्लान भी हो सकता है। तो प्लान भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो सेव इन हैविंग प्लान बी इन यूपीएससी। एक चंचल का क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि सर ए से राइटिंग आपने कैसे की, और अभी जब मैं ऐसे के टॉपिक देखती हूँ तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि ये कहना क्या चाहता है। सी आई थिंक शी ऐसे इज में मैंने इंडिकेटिंग अबाउट फिलोसॉफिकल एसेस। ऐसे में मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया था। मैंने अपना पहला ऐसे लिखा था, वो द फर्स्ट टाइम आई रोट ऐसे ऑन 16th of July लास्ट ईयर, प्रीलिम्स के बाद। बट अल्टीमेटली आई मैनेज टू स्कोर आई इन द ऐसे, आई स्कोर 120 इन द ऐसे, विच अरे इज वन वाह। ऑफ द हाईएस्ट दिस ईयर। सो ऐसे में व्हाट आई थिंक कि जो मेरी ओरिजिनलिटी थी वो वर्क करी। मैंने कुछ मेरा ऐसे में जो कोचिंग पर इवेलुएट करते थे 80, 82, 83, 87 मार्क्स देते थे ये लोग। बट आई डिडंट लिसन दोज इवेलुएटर्स बिकॉज बहुत टाइम भी नहीं था मेरे पास। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो मेरे को जो आ रहा था, जैसे खुद की नॉलेज थी उसके बेसिस पे मैंने ऐसे लिखा था जाके वहां। नाउ फॉर मी द ऐसे इज लाइक कि आपकी जो समझ है उसको लेके आपने जो परसीव किया है, दैट वर्क्स। लाइक अगर जैसे इस साल एक ऐसे आता है हैप्पीनेस, देर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इटसेल्फ इज द पाथ। तो किसने किसे ऐसे, लाइक ये ऐसे मैंने लिखा था, तो आपने जैसे इसे परसीव किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आपकी जो ऑप्शनल की नॉलेज है वो वर्क करती है, आपकी जो जीएस की नॉलेज है वो वर्क करती है, एंड देन जो आप न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़ रहे हैं वो भी वर्क करता है। एंड अल्टीमेटली जो आपकी समझ है, जो आपके थॉट्स है, जो आपके आर्गुमेंट्स है, वो ऐसे में वर्क करते हैं। तो ऐसे के लिए यस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे लिखना सीखें। बिकॉज मैंने नहीं की, आई वुड नॉट से कि किसी को नहीं करनी चाहिए। बट आप ऐसे के लिए, एंड ऐसे के लिए टॉपर्स कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप उन्हें पढ़ें, टॉपर्स कॉपी को दो समझें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे खत्म कर रहे हैं। जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन योर आंसर ऐसे। एंड बहुत ज्यादा कॉपी करने की नीड नहीं है किसी को। अपना जो आपका ओरिजिनल है वो आप वर्क कर जाता है। लाइक ऐसे में कई लोग स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, एवरीवन स्टार्ट विद द स्टोरीज, बट मुझे उतना नहीं आ रहा था। तो मैंने जो अपना लास्ट ईयर ऐसे लिखा था, मैंने जो करंट कॉन्टेक्स्ट था
जो रिसेंट इशू था मैंने उससे ऐसे स्टार्ट कर दिया था। एक ऐसे मैंने पोएम से स्टार्ट कर दिया था। मार्क्स आए दैट मीन्स कोई जरूरी नहीं है कि आप सबको कॉपी करें, सब जैसा लिख रहे हैं वैसा लिखें, राइट। तो आपका जो ओरिजिनलिटी है वो ऐसे में वर्क करता है, एंड टॉपर्स कॉपी को पढ़ें, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, दैट आई नो इन द ऐसे। आदित्य तिवारी का क्वेश्चन है कि अभिनव सर प्लीज आप अपने रिसोर्सेस का हमें एक ब्रीफ आइडिया दे दीजिए ओके। सारे सब्जेक्ट्स का। ओके ओके। यस। फॉर द प्रीलिम्स, जस्ट मैम आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा अगर मैं कोई सब्जेक्ट भूल ठीक है, जाता हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी। फॉर हिस्ट्री आई वुड रिकमेंड जो नई वाली एनसीईआरटी है तो थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री है, वो आप पढ़ें। हम्म, एंड वो तीनों एनसीईआरटी अच्छी है वो। एंड देन फॉर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आइदर यू कैन गो विद द स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, एनीवन, आई वुड नॉट से बोथ। ठीक है। एंड देन फॉर द ज्योग्राफी, आई फॉलोड द पीएमएफआईएएस, आई रेड एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12, and then for the after that I read PMFIS for physical geography and few chapters of economic geography also. For ओके। economy, I followed Murnal sir, and I read his whole on handouts. And for economy, and then after that, पॉलिटी। yes, for the polity, I followed Lakshmikant, and I told newspaपर डेली पढ़ता था मैं, तो वो वर्क कर जाता है। एंड देन एंड फॉर फॉर साइंस साइंस एंड, टेक। हाँ। यस यस यस, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप पीएमएफआईएएस की जो सोर्स है, जो उनकी पीडीएफ है, आप उस पे रिलाई कर सकते हैं। एंड देन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो करंट के साइंस के आर्टिकल्स आते थे मैं वो फॉलो करता था। एंड देन जब प्रीलिम्स आने वाला होता था, प्रीलिम्स आने वाला था, तो मैंने जो PT 365 की विजन आईएएस की वो कर दी थी फॉर साइंस एंड अच्छा। टेक्नोलॉजी। एंड एनी अदर थिंग लेफ्ट आई थिंक। अब जो छोटे जो बच्चे हैं जैसे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर Okay, मैनेजमेंट, okay. इंटरनेट No, no, सिक्योरिटी। no. See, ecology environment is very important. It's not you can ignore. And ecology and environment के लिए मैंने PMFIS को thoroughly, उनकी जो मोटी वाली बुक आती है उसे हाँ। thoroughly फॉलो करा था। एंड देन न्यूज़पेपर में कंटिन्यूअसली पढ़ता था। एंड देन फॉर द विच करंट, न्यूज़पेपर? इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एंड एक्सप्रेस। जो हिंदू में आर्टिकल अच्छा लग जाता था तो हिंदू निकाल देता था वो। अच्छा। तो आई वाज अ काइंड ऑफ फॉन्ड ऑफ न्यूज़पेपर। ओके। तो आप, एंड देन जो इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो टेस्ट होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के सेक्शनल टेस्ट, वो आप दो हम्म। चार जरूर सॉल्व करें, उसमें वो काफी नई चीजें कवर कर देते हैं। एंड इकोनॉमी, इकोलॉजी इज गवर्नेंस, कवर्ड, एंड आई देन आर, आई yes आर। yes yes, I'm coming to my, I was telling for the prelims, so I think that हम्म। should suffice for the prelims. एंड मैगजीन्स के पीछे बहुत नहीं भागना है, स्टैटिक से बहुत अच्छे से प्रीलिम्स हो जाता है। And for the maths, yes. For society, I followed the Vision IAS material, which is available in the market, Vision IAS हम्म। notes. Uh, and for history, my optional was history, तो मेरे लिए उतना इशू नहीं था। बट अगेन हाँ। आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं आप। आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने कोई पर्टिकुलरली कुछ नोट्स वगैरह फॉलो नहीं किए थे। बट जो नितिन सिंघानिया के शुरुआत के एक दो चैप्टर्स है, वो दो चैप्टर्स आई थिंक टू बी वेरी प्रिसाइज, जिसमें आर्किटेक्चर है, आप वो पढ़ सकते हैं। एंड फॉर द ज्योग्राफी, अगेन जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बुक्स बताई थी वही मैंने फॉलो करी थी। एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द, आई आर आई एंड मीन गवर्नेंस। yes yes yes, let me come to the GS2, I was telling for the GS1। तो आई थिंक पोस्ट ये GS1 में इंडिपेंडेंस। बहुत, यस यस, पोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए आप किसी भी कोचिंग के या टॉपर के नोट पढ़ लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर अच्छा। अवेलेबल है। बहुत ज्यादा इसमें लूज करने की नीड नहीं है। फॉर द बर्ड हम्म। हिस्ट्री, अगेन जो दो चार इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप वो पढ़ लीजिए, बिकॉज बर्ड हिस्ट्री बहुत वाइड है। हाँ। तो जो पिछले साल में क्वेश्चंस आए हैं आप उन्हीं को प्रिपेयर कर लीजिए, कहीं से भी इंटरनेट से या फिर किसी भी कोचिंग के कंपाइलेशन से, वो वर्क कर जाएगा। बहुत ज्यादा सोर्सेज के पीछे वर्ड हिस्ट्री या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में भागने की नीड नहीं है हमें। एंड देन फॉर द GS2, यस, फॉर द पॉलिटी अगेन लक्ष्मीकांत तो पढ़ी थी, बट वो उतना वर्क करता नहीं है मैथ्स में। तो आप टॉपिक को लें, एंड देन टॉपिक वाइज हर एक के नोट्स बनाने हैं पॉलिटी में। सेम फॉर द गवर्नेंस, नोट्स के सोर्स क्या है कि कई कोचिंग की मैगजीन्स आती हैं, आप उससे बना सकते हो। फोरम आईएएस की एक रेड बुक आती है, आप उससे बना सकते हो। इंटरनेट पे आप डाल दो सिंपली टॉपिक, आप उससे बना सकते हो। कई चीजें चैट जीपीटी से भी आप बना कवर कर सकते हो।
एंड फॉर द IR अगेन आई फॉलोड द न्यूज़पेपर, एंड एट द जो कोचिंग के मॉडल आंसर्स थे मैंने वो पढ़ लिए थे, तो उससे काफी ज्यादा कवर हो गया था मेरा IR। गवर्नेंस के लिए मैंने सेम किया था, जो फोरम IAS की रेड बुक, एंड देन क्या कहते हैं उसको, इंटरनेट पे जो टॉपिक्स थे उससे मैंने कवर कर लिया था गवर्नेंस। फॉर सोशल जस्टिस सेम, आप किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन पढ़ लो, एंड देन उससे आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो। फॉर द GS3 यस इट इज वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। तो फॉर GS3 आप मतलब काफी कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है GS3 को। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो मेंस 365 आती है, आप वो इन्वायरमेंट के लिए कर सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी आप वही कर सकते हो, एंड देन जो साइंस टेक है उसके लिए भी आप वही कर सकते हो। एंड देन जो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर का पार्ट बचा है हमारा, तो उसे अपने को थोरोली कवर करना है टॉपिक वाइज। जो भी टॉपिक्स दिए हैं, आप उसे टॉपिक वाइज हर एक का आपके पास वन पेजर नोट होना चाहिए। एंड कमिंग टू GS4, एथिक्स। तो GS4 के, हाँ यस यस, फॉर एथिक्स व्हाट आई फॉलो कि मैंने एक सलामुद्दीन अंसारी सर है, लुकमान IAS है, उनके नोट्स कर लिए थे। एंड जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो मैंने फोरम IAS की रेड बुक से कर लिए थे। एंड देन जो कोचिंग के टेस्ट थे उससे मॉडल आंसर से कई चीजें अपडेट कर ली थी। एथिक्स के लिए मैंने ये किया था। एंड वट एवर आई एम टेलिंग इट टेक्स हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स आई वुड से। तो आपको खुद ही फिल्टर आउट करना है कि आपको क्या अपने नोट्स में लिखना है, क्या लीव करना है। एंड उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है यूपीएससी। यूपीएससी is simply asking about the federalism, and you are making the notes of this thing that thing that ultimately आपका efforts waste होता है, आपकी मेहनत भी waste होती है। तो what I call this is the smart preparation, कि आपका सिलेबस आपको पता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया है पूरा, उससे आप उसकी हेल्प लेके आप नोट्स कवर कर सकते हैं। नोट्स बनाना इज मैंडेटरी फॉर द मेंस, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब सबसे ज्यादा जो हमें क्वेश्चन मिले हैं वो है इंटरव्यू का। सारे बच्चों का सबसे बड़ा क्रेज है इंटरव्यू। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या आपको डर लगा था। किसी का क्वेश्चन है कि कैसा महसूस होता है जब इंटरव्यू की कॉल आती है। किसी का क्वेश्चन है कि आपका कौन सा बोर्ड था। फिर कोई पूछ रहा है कि जो है उसमें कैसा माहौल होता है, किस तरीके का होता है इंटरव्यू, जैसा हम नेट पे देखते हैं क्या वैसा ही इंटरव्यू होता है, कुछ अलग होता है, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका कितनी देर चला था इंटरव्यू। सो आई वुड स्टार्ट कि आई थिंक 9 या 10 दिसंबर को रिजल्ट आया था इंटरव्यू का। तो मुझे इंटरव्यू का बिल्कुल भी डर नहीं था honestly। तो और इंटरव्यू में मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है, आई स्कोर 195 इन द इंटरव्यू। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये आई मीन वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है इस साल का। तो मुझे इंटरव्यू का उतना डर था नहीं। अगेन मैं इंटरव्यू की आपको प्रिपरेशन का बताऊं तो, सी इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, नॉलेज का टेस्ट इतना है नहीं। एंड नॉलेज इज जस्ट वन ट्रेट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ठीक है, आप ऑनेस्ट कितने हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, लैंग्वेज बैरियर तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइक मेरा जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू मीडियम इंग्लिश था, बट वो बोर्ड वाले दे सेड कि आप यूपी से हैं, चलो हिंदी में बात करते हैं। तो ये उसका इतना इशू है नहीं लैंग्वेज का। तो फॉर द इंटरव्यू फर्स्ट, आपकी जो करंट में चल रहा है उसके लिए बहुत अच्छी कमांड होना बहुत दैट इज नेसेसरी। तो फॉर दैट मैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, एंड जो इकोनॉमी का एक न्यूज़पेपर आता है मिंट, वो मैं तीन न्यूज़पेपर रिलीजियसली मतलब पढ़ता था, डेली पढ़ता था। एंड देन उसके अलावा जो मैंने अपना जो सब्जेक्ट था, ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उसे भी ब्रश अप किया था। लाइक हिस्ट्री को मैंने थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से कि व्हाट दे कैन आस्क इन द इंटरव्यू, तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा पढ़ा था मैंने। मेरा उसके बाद इंटरव्यू में आई थिंक मेरा इंटरव्यू का जो बोर्ड था वो लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला सर का बोर्ड था मेरा, जो बोर्ड था। एंड 40 मिनट इंटरव्यू ड्यूरेशन था मेरा। तो दिस वाज क्वाइट लॉन्ग आई थिंक। इंटरव्यू का टाइम जो होता है वो 23 24 25 मिनट रहता है, बट दैट वो खिंचता ही चला गया, सर पूछते रहे, मैं भी बताता रहा। एंड उसके अलावा जो जो कोचिंग का इवेल्युएशन है आपकी पर्सनैलिटी का, या वो जो लोग कह रहे हैं, दैट इज नॉट आई मीन कंप्लीटली आप उसे इग्नोर करो। लाइक ऑन एवरी कोचिंग दे यूज्ड टू से मी कि आप स्माइल करो, आप बात करते हैं आप स्माइल नहीं कर रहे हैं।
आई जस्ट इग्नोर, मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकता हूँ स्माइल, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं आ रहा है। तो वहां भी बट अल्टीमेटली नंबर तो आए ना। तो जो कोचिंग में इंटरव्यू, जो आप मॉक इंटरव्यूज आते हैं, वो उतना ज्यादा, मतलब आप देख सकते हो उसे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बट उसकी जो आप फीडबैक है उसे सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना है। दे ट्राई टू मेक योर पर्सनैलिटी आर्टिफिशियल, राइट। मतलब बहुत सारी कोचिंग्स पर मेरे से बोला गया कि आप ब्लेजर का जो बटन है, आप उसे जब लगा हुआ होना चाहिए, जब आप एंटर करें, एंड देन व्हेन यू आर सिटिंग, तो आपको बहुत सटल वे में उसको ओपन कर लेना है। दैट वाज बहुत टफ था मेरे लिए, बट मैं ब्लेजर का बटन मैंने कभी बंद ही नहीं किया, मैं ऐसे ही चला गया वो रूम में। क्या उससे इम्पैक्ट पड़ गया? नथिंग। तो इससे ये शो होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी जो है उसे ऑर्गेनिक रखें, उसे आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं होने देना है, कैसे भी। आपको ऑनेस्ट रहना है, झूठ नहीं बोलना है। लाइक फॉर द 40 मिनट्स मैंने, कई चीजें मुझे नहीं आ रही थी, मैं सॉरी बोल रहा था, सर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बट मैंने एक भी सिंगल झूठ नहीं बोला था अपने इंटरव्यू में। इनफैक्ट मतलब कई चीजें ऐसी थी जहां हो सकता है मैं बोल देता, बट आई सेड कि नहीं, मैं जिस जगह बैठा हूँ मुझे उस जगह की सैंक्टिटी मेंटेन रखनी है। सो फॉर दैट मैंने कोचिंग, कई कोचिंग्स है उस पे मॉक इंटरव्यूज ठीक भी थे, बट आई जी। वुड से कि कोचिंग का जो इवेल्युएशन होता है इंटरव्यू में, हमें उसे बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। और आंसर्स जो होते हैं इंटरव्यू में, वो हमें टू द पॉइंट रखना है। इफ इंटरव्यू इज आस्किंग कि आप तो ये करेंगे वो करेंगे, यू आर ट्राई, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो अल्टीमेटली ये सबको भी बुरा लगता है, सबके लिए बोरिंग भी हो जाता है। तो ठीक है, ट्राई टू टेक द स्टैंड एंड जस्टिफाई योर स्टैंड विद द वैलिड पॉइंट्स। तो आई थिंक ये भी मेरे लिए वर्क करा। मैंने आई डिडंट प्ले टू सेफ इन द इंटरव्यू। देवर आस्किंग मी कि आप ये करेंगे या वो करेंगे, तो आई जस्ट सेड कि सर मैं ये करूंगा या ये करूंगा। दे वर ट्राइंग टू पुट मी अ लॉट ऑफ काउंटर क्वेश्चंस ऑन दैट, बट आई आंसर्ड। आई somehow managed to uh, preserve my stand or defend my stand। तो आप आंसर करें, एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी हो जाता है इंटरव्यू में। लाइक अगर इज द आप की। पहले प्री करें, इंटरव्यू का आइडिया तब तक हो जाएगा, अगर आप प्री मेंस दोनों क्लियर करेंगे, देन अल्टीमेटली इंटरव्यू हो जाएगा। थैंक यू सो मच अभिनव, आपने बहुत सारा समय दिया और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन लिए। सबके बिहाफ पे आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाएं तो जरूर आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्क करके आए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स